Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 Cell Injury. So जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और उसकी यूनिट 1 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में किसके बारे में, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए हमने क्या बोला कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी से मतलब ये है कि अगर जो सेल इंजर्ड हुई है उसे फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता तो उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अब इसी इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से क्या मतलब है कि अगर जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है यानी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है, या इस्चीमिया की कंडीशन होती है यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसकी वजह से साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन अकर, उसकी वजह से सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है यानी कि कैल्शियम जो है सेल के अंदर आने लगता है। ठीक है, दिस लीड्स टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, और इसकी वजह से क्या होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके रिजल्टेंट यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो सेकेंड स्टेप में होता है मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज में क्या कह रहे हैं कि इन रिवर्सिबल सेल इंजरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट डैमेज। आपने देखा था कि जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती ना उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज हुई कैसे है, तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनके रिजल्टेंट सेल मेम्ब्रेन फाइनली डैमेज हो जाती है। तो वो कौन कौन से इवेंट है, तो पहला तो क्या है कि लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, की जो मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस। आपको पता है फॉस्फोलिपिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पर डैमेज हो जाएगी, है ना, मतलब फॉस्फोलिपिड यहाँ पर लॉस हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन तो डैमेज होगी ही। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कैल्शियम शिफ्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द साइटोसोल। ठीक है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम मूव करता है कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर से किसकी तरफ, साइटोसोल की तरफ, यानी कि सेल के सेल प्लाज्मा की तरफ, सेल फ्लूइड की तरफ यहाँ पर मूव करता है। रिजल्ट इनटू इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से साइटोसोल के अंदर या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द एंडोजीनियस फॉस्फोलाइपेज, इसकी वजह से जो सेल के अंदर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है फ्रॉम द इस्चेमिक टिश्यूज which damage the phospholipid of the membrane, thus decrease level of ATP, कि यहाँ पर जब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन का वो डैमेज होता है और एटीपी का लेवल जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि मेम्ब्रेन डैमेज कैसे हुई, फॉस्फोलिपिड की लॉस होने से। और फॉस्फोलिपिड कैसे लॉस हुआ कि जब माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम शिफ्ट हुआ साइटोसोल की तरफ, तो उसकी वजह से साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। कैल्शियम का लेवल बढ़ने से जो सेल के अंदर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हुआ। इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से जो मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट था वो डैमेज हुआ और मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर अल्टीमेटली डैमेज हुई, मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन हुआ और एटीपी का लेवल कम हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पर देखने को मिलती है साइटोस्केलेटल डैमेज, यानी कि सेल है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन की चारों तरफ क्या है, साइक्लोस्केलेटन जो उसको प्रोटेक्ट करता है।
तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, डैमेज, कि द फंक्शनिंग ऑफ साइक्लोस्केलेटल फिलामेंट इज टू कनेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो साइक्लोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल के इंटीरियर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। उसका काम ही ये होता है, साइक्लोस्केलेटन का काम क्या होता है कि ये बेसिकली फिलामेंट्स होते हैं जिनका काम है कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको सेल के इंटीरियर पार्ट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। और इस कनेक्शन, जब यहाँ पर साइक्लोस्केलेटन डैमेज होगा तो वो कनेक्शन जो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का सेल के पार्ट्स के साथ, वो कनेक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएजेज बाय इंक्रीज्ड कैल्शियम कैन डैमेज द साइक्लोस्केलेटन एलिमेंट्स। कि जब यहाँ पर कैल्शियम का लेवल साइटोसोल में बढ़ जाएगा तो उसके रिजल्टेंट जो प्रोटीएजेज एंजाइम्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी रिजल्टेंट साइक्लोस्केलेटल फिलामेंट्स यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे। और इन फिलामेंट्स का काम हमको पता चल गया कि ये सेल के इंटीरियर पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो कनेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं टूट जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज फ्री रेडिकल्स सच एज टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स लाइक सुपर ऑक्साइड्स that is O2 minus, hydroxide ion that is OH minus, and hydrogen peroxide that is H2O2 can result in ischemia, which results in chemical injury, radiation injury, microbial killing and carcinogenesis and atherosclerosis। तो क्या बोल रहे हैं कि जब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स में हो सकते हैं आपकी टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स जैसे कि सुपर ऑक्साइड आयन यानी कि O2 माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। ये जो आयन्स होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, किसकी वजह से, इस्चीमिया की वजह से। मतलब कि जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी ना तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगी, और इसके रिजल्टेंट जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगी तो फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जनरेट होंगे, और फ्री रेडिकल्स के जनरेट होने से अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगी, केमिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी और आपके माइक्रोबियल किलिंग, कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता है कैंसर कोज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर ये जो फ्री रेडिकल्स है ये यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है, इनकी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो क्या बोल रहे हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यहाँ पर जनरेट होगी जिसकी वजह से केमिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी और माइक्रोबियल किलिंग, कार्सिनोजेनेसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, यानी कि लिपिड का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, और लिपिड के ब्रेकडाउन की वजह से भी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड एक्यूमुलेट्स इन द इस्चेमिक सेल्स रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कि जब यहाँ पर लिपिड प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है तो उन प्रोडक्ट्स के ब्रेकडाउन होने से जो इस्चेमिक सेल्स हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, वहाँ पर ये जो लिपिड के प्रोडक्ट हैं वो जाकर के क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय रीपरफ्यूजन। रीपरफ्यूजन का मतलब है कि अगर वापस से ब्लड सप्लाई यहाँ पर चालू कर दी तो भी यहाँ पर डैमेज देखने को मिलेगा। कैसे कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस इज डिस्टर्ब्ड। देखो क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल जो है साइटोसोल के अंदर बढ़ गया और माइटोकॉन्ड्रिया में कम हो गया, तो कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम का जब यहाँ पर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपॉन रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल्स which results in large influx of calcium ion into the cytosol. This increases the level of calcium in the cytosol which leads to activation of membrane phospholipids.
देखो ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब कैल्शियम का लेवल साइटोसोल के अंदर बढ़ जाता है ना, तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, उनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती फर्दर, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि जब हम इरिवर्सिबली इंजर्ड जो सेल होती है उसके अंदर फिर से हम रीपरफ्यूजन कराते हैं, ब्लड की सप्लाई कराते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो कराते हैं, तो उसकी वजह से सडनली एक साथ बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर कैल्शियम आयन का यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, मूवमेंट होता है, किसमें, साइटोसोल में, जिसकी वजह से साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, सो नेक्स्ट क्या होगा कि वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीएज एक्सेट्रा आर रिलीज ड्यू टू द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, कि जब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो इसी तरीके से जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, लाइसोसोम्स, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर डैमेज होने लगती है, तो उसके रिजल्टेंट कई सारे एंजाइम जैसे कि डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीएज, ये क्या होते हैं, यहाँ पर रिलीज होते हैं, ठीक है। और जब ये रिलीज होंगे तब क्या होगा कि व्हेन दीज दीज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड दे कोज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, और जब ये एंजाइम्स यहाँ पर एक्टिवेट होंगे ना, तो उसकी वजह से जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होंगे, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होंगे, उनका डाइजेशन होने लगेगा। इट इंड्यूसेस वेरियस न्यूक्लियर चेंजेस, इसकी वजह से न्यूक्लियस में कई सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि पायरेनोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोहेक्सोसिस, एंड दीज माइलिन फिगर्स आर फेगोसाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेज, कि यहाँ पर न्यूक्लियर कंपोनेंट जो रहेंगे, न्यूक्लियस होगा वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसमें पायरोनेसिस देखने को मिलेगा, यानी कि उसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, कैरियोलाइसिस यानी कि जो न्यूक्लियस है वो लाइस्ड हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसी तरीके से कैरियोहेक्सेसिस जैसी कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो माइलिन की शेथ होगी यहाँ पर, उसे मैक्रोफेजेस के थ्रू, मैक्रोफेजेस का मतलब होता है, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ईटिंग सेल्स या किलिंग सेल्स, ठीक है, जो क्या कर जाती है, खा जाती है, फेगोसाइटोसिस करती हैं ये सेल ईटिंग, ठीक है। तो ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, यानी कि जो सेल पार्ट्स होते हैं उनको ईट कर लेती है, खा लेती है, तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ, और आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कंप्लीट टीचर गाइडलाइंस, डिजिटल कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज, 1 ईयर कंप्लीट कोर्सेज, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। देन फर्दर बात करें, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सीरम, कि देखो क्या हुआ कि जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो कई सारे एंजाइम्स यहाँ पर लिबरेट होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आगे फर्दर जो अदर सेल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वेरियस एंजाइम्स सच एज एसजीओटी, एसजीओटी मतलब जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एसजीओटी का क्या मतलब है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज एंजाइम, इसी तरीके से एलडीएच दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, CTN that is cardia troponin, CKMB that is creatine kinase myocardial band are liberated into the serum which is estimated for the clinical purpose, कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जा रही है तो उसके रिजल्टेंट कई सारे एंजाइम्स यहाँ पर फ्री एंजाइम्स हैं जो कि लिबरेट होंगे, और लिबरेट होकर के जो सीरम है उसके अंदर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जो कि कई सारे क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कई सारे क्लिनिकल इफेक्ट्स उनके देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई किसके बारे में, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।